नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है सुनील चौरसिया जी ने। सुनील जी, आपने कहा है कि इट इज़ ऑलवेज वर्थ लिसनिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच सुनील जी। और आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। शेयर किया, आपने बताया है कि कुछ स्कीम में आप करना चाह रहे हैं, तो अपनी चॉइस की स्कीम्स आपने यहाँ पर डिस्क्लोज़ की हैं। और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 10 ईयर्स का। और आपने मिड कैप में सेलेक्ट की है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बेहतरीन फंड है, बिल्कुल आप इसमें कर सकते हैं। स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये भी चॉइस बहुत अच्छी है। उसकी वजह यह है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। मोर देन 200 स्टॉक्स हैं उसके पोर्टफोलियो में। और वहीं क्वांट स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो है वो एक फोकस्ड अप्रोच्ड वाला पोर्टफोलियो है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। तो ये अच्छी चॉइस हो जाएगी। तो 2 स्मॉल कैप फंड, साथ ही आपने कहा है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को भी आप शामिल करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, ये भी अच्छा है। इसका मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, तो ये फंड भी शामिल किया जा सकता है। अब आपका सवाल यह है कि लार्ज कैप में क्या करें, इंडेक्स फंड लें या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। देखिए, दोनों ही एक्टिवली मैनेज फंड्स जिनका आपने जिक्र किया है अच्छे फंड्स हैं। लेकिन जो आपने कहा भी आगे कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसका एलोकेशन भी लार्ज कैप में है, तो लार्ज कैप अलग से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप स्किप करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो फंड्स आपने चुने हैं मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप, इसके जरिए आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा रखना, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और वहाँ भी पैसा जाएगा। तो लार्ज कैप में थोड़ा जो डोमेस्टिक लार्ज कैप है उसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो जितना आप स्मॉल कैप और मिड कैप में कर रहे हैं उसके मुकाबले आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा करें, तो आपको किसी भी इंडेक्स फंड की या फिर एक्टिवली मैनेज फंड की, यानी कि लार्ज कैप फंड की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी यदि आप लार्ज कैप ऐड करना चाहें तो आप सिंपली एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को शामिल करें पोर्टफोलियो में। जो आपने कहा है कि मोमेंटम, वैल्यू, ये सब ना करें, क्योंकि ये फैक्टर इन्वेस्टिंग है। और फैक्टर इन्वेस्टिंग जो होती है, यानी कि क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी या मोमेंटम, ये सभी फैक्टर हैं। और फैक्टर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं होती है, बल्कि अगर आप इस तरह के फैक्टर फंड्स में करेंगे तो आपको यहाँ से सही समय पर एग्जिट भी करना होगा। तो इसके मुकाबले मैं कहूँगा कि आप यदि इंडेक्स फंड को चूज़ करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। हालांकि निफ्टी 50 इक्वल वेट भी एक फैक्टर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही चॉइस रहेगी। तो आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में करें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम है। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, या फिर सिंपली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। और मैंने आईसीआईसीआई पर सुझाव इसलिए दिया है क्योंकि इसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम है। मैंने कुछ दिन पहले इस पर एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर बहुत सारे फंड्स को कंपेयर किया था। तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया है। और भी कोई फॉलोअप क्वेश्चन होगा तो आप दोबारा से पोस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है उमेश चांडिल ने। और उमेश जी, आपने कहा है कि आपकी एज है 28 ईयर्स की और पिछले 16 मंथ से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 30 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। 30 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आपने कहा है कि 30 साल में आप 3 करोड़ का पोर्टफोलियो जनरेट करना चाहते हैं। बल्कि आपने कहा है कि 60 ईयर्स की एज तक अगर आप 28 ईयर्स के हैं तो इसका मतलब आपके पास में 30 साल से भी अधिक का वक्त है। तो ऐसे में आप जानना चाहते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, या आपने स्कीम के नाम बताए हुए हैं और ये भी कहा है कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा बन पाएगा। तो आप क्योंकि यहाँ पर 19,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हालांकि आपने कहा है कि लास्ट 16 मंथ से, पर ऐसा करते हैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग
30 ईयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं सो दैट 60 ईयर्स की एज से पहले ही आपके पास में जो अमाउंट आपने डिसाइड किया उतना होना चाहिए। हालांकि 3 करोड़ रुपया कम है अगर आप 30 साल बाद की बात कर रहे हैं, बट फिर भी पहले कैलकुलेट करते हैं कि पैसा बनता कितना है। तो 19,000 रुपये 30 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम 12% का CAGR यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको रिटर्न्स इससे बेहतर मिलेंगे, लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ हम 12% का CAGR यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो आपको खुशी होगी ये जानकर कि आप करीब करीब 6 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं यदि आप सिंपली 19,000 हर महीने रेगुलरली 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते रहें। लेकिन मैं आपको एक बात और कहूँगा कि लंबा वक्त है, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो यदि हम यहाँ पर स्टेप अप का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि आप से 10% से हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे, तो ऐसे में 30 साल के बाद आपके पास 15 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। यानी कि 19,000 पर मंथ इंक्रीजिंग बाय 10% एवरी ईयर फॉर 30 ईयर्स एंड CAGR 12%, तो 15 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा होता है। वैसे सुनने में अच्छा लगता है 15 करोड़ रुपए, लेकिन बात हो रही है 30 साल के बाद की। तो यदि 6% का इन्फ्लेशन हम लेकर चलें, यानी कि महंगाई दर जो है वो 6% रहे, तो इस अमाउंट की जो वैल्यू होगी आज से 30 साल के बाद वो 3 करोड़ से भी थोड़ी कम होगी, यानी कि 2 करोड़ 60 लाख के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि इतना तो आपको करना ही होगा। तो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आप 10% से स्टेप अप भी जरूर करें। अब आते हैं स्कीम्स पर। आपके पास है मेरे एसेट फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 2,000 रुपीज़ पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000, क्वांट फ्लेक्सी कैप में 5,000 और क्वांट स्मॉल कैप में 2,000। स्कीम सभी अच्छी हैं। स्मॉल कैप में आपके पास में 2 फंड हैं, फ्लेक्सी कैप में आपके पास 2 हैं, 3 फ्लेक्सी कैप हैं, और क्योंकि फ्लेक्सी कैप जो आप देख रहे हैं एलोकेशन ज़्यादा करके लार्ज कैप में ही है, 2 स्मॉल कैप है। मिड कैप आपके पास मिसिंग है। मैं कहूँगा कि आपको एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। यदि हम अमाउंट की बात करें तो देखिए आप 7,000 रुपीज़ कर रहे हैं स्मॉल कैप में और बाकी का हो रहा है आपका फ्लेक्सी कैप में, यानी कि 19 में से 7,000 रुपीज़ स्मॉल कैप में है, तो 12,000 रुपीज़ आपका फ्लेक्सी कैप में है। तो फ्लेक्सी कैप में एलोकेशन थोड़ा कम करें और मिड कैप फंड ऐड करें। आप एक काम कर सकते हैं, एटलीस्ट इस वक्त पर मेरे एसेट फ्लेक्सी कैप फंड में SIP रोक दें, 2,000 की SIP है, और उसकी जगह पर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, या फिर मेरे एसेट कर रहे हैं तो मेरे एसेट मिड कैप फंड भी सही है, अच्छा फंड है, उसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो एक मिड कैप फंड को आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो बाकी सब कुछ अच्छा है, मिड कैप फंड आप जरूर एक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है भास्कर कलिता ने। भास्कर जी, आपने बताया है कि आप कुछ फंड्स में SIP कर रहे हैं। भास्कर जी, आपके पास हैं 8 फंड्स और टोटल SIP आप कर रहे हैं 7,000 की। तो पहली बात तो आपको स्कीम्स कम करनी होंगी। आपने कहा है कि स्कीम में कुछ बदलाव करने हैं, क्या करने हैं मैं ज़रूर बताऊंगा। 20 साल का नज़रिया है आपका, लेकिन चलिए मैं फंड्स बताऊंगा। अब 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना निकल कर आता है, और ज़्यादा रिटर्न मिला तो और अच्छा है। तो 7,000 रुपीज़ फॉर 20 ईयर्स, देखते हैं कितना बन सकता है। तो ये निकल कर आ रहा है 64,39,000। तो यानी कि 20 साल के बाद 64,39,000 रुपये काफ़ी कम रहेंगे। आपको एक काम तो करना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि है। अगर हम 10% का स्टेप अप लेकर चले तो ये बन जाता है 1,30,41,000 रुपये। तो ये थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है। तो कम से कम आप एक काम तो कीजिए, 10% से स्टेप अप तो ज़रूर करें। और मुझे उम्मीद है कि 20 साल में आपकी इनकम कई बार बढ़ेगी। तो जब जब आपको मौका मिले आप इन्वेस्टमेंट को टॉपअप भी करते रहें, जितना अधिक हो सके बढ़ाते रहें। लेकिन शुरुआत के लिए अच्छा है, आप बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं स्कीम्स की। आपके पास है मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड जहाँ पर सिर्फ 500 के SIP कर रहे हैं, एंड SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड जहाँ पर अगेन आप 500 रुपये के SIP कर रहे हैं, और टाटा डिजिटल इंडिया फंड में भी आप 500 रुपये के SIP कर रहे हैं। इन तीनों स्कीम में SIP रोक दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कीम खराब है,
लेकिन क्योंकि आपका छोटा पोर्टफोलियो है, आपको सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स में करना चाहिए। ये सेक्टोरल फंड में आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जिन स्टॉक्स में इन फंड्स का एलोकेशन है, वो स्टॉक्स आपके बाकी जो दूसरे फंड्स हैं वहाँ पर भी रहेंगे। तो इसके लिए आपको अलग से किसी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप तीनों फंड में एसआईपी इमीडिएटली रोक दें, ऐसी मेरी एडवाइस है आपको। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1500, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में 1000 की एसआईपी आप कर रहे हैं। तो आपके पास मिड कैप है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, टैक्स सेवर तो अलग से है ही, और स्मॉल कैप फंड है, रिटायरमेंट सेविंग फंड है। आपको करना क्या है, ये 1500 रुपये की एसआईपी आपको रोक देनी है और इसे आप ऐड कर दीजिए पूरे 1500 रुपये को मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में। तो इस तरीके से थोड़ा लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा और ये बेहतर होगा। तो ये है आपके लिए एक सजेशन, ये बदलाव आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर कर सकते हैं। और जैसा आपने पूछा है कि कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, मैंने 12% के हिसाब से कैलकुलेट करके बताया है। उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में आपको इससे भी बेहतर रिटर्न्स मिल पाएंगे। अब लेते हैं शंकर का सवाल, और शंकर जी फार्मर हैं महाराष्ट्र से, और बड़ी खुशी हुई कि आप किसान हैं और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2500 की एसआईपी है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3000, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड में 1000। देखिए स्कीम अच्छी है लेकिन आपके सूटेबल नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप, मुझे लग रहे हैं कि एक नए इन्वेस्टर हैं और आपने स्मॉल कैप में एक्सपोजर, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। मेरी राय ये है कि चलिए माइक्रो कैप पर रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, 1000 रुपीज़ की एसआईपी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्मॉल कैप में कम कीजिए। तो आप 5000 रुपये स्मॉल कैप में कर रहे हैं और एचडीएफसी मल्टी कैप के जरिए भी आपका निवेश स्मॉल कैप में हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम कीजिए। तो एक फंड आप बंद कर दीजिए, इसमें से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में से एक फंड आप बिल्कुल बंद कर दें। उसकी जगह पे वो जो अमाउंट है उसे आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड कर दें, तो आपका लार्ज कैप में एक्सपोजर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये मेरी राय है। आपके पास माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, सब कुछ है, सिर्फ आपको फ्लेक्सी कैप में अमाउंट बढ़ाना है, स्मॉल कैप में कम करना है। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है रणजीत सिंह ने। रणजीत जी, आपने बताया कि अब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है कि शुरू करने से पहले आप मेरी राय ले रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 5000 रुपये लमसम और फिर मंथली एसआईपी 1000 रुपीज़ की, बहुत अच्छी बात है। लार्ज कैप में बिल्कुल आप लमसम भी कीजिए, एसआईपी भी कीजिए, और आपका नज़रिया भी 15 से 20 साल का है। क्वांट मिड कैप फंड में लमसम 5000 और फिर एसआईपी 1000 की, ये भी ठीक है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5000 लमसम और मंथली एसआईपी 1000। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5000 लमसम और 1000 की एसआईपी। तो सब कुछ ठीक है। आप हालांकि लार्ज कैप में भी उतना ही कर रहे हैं जितना कि स्मॉल कैप फंड में। तो एक बात जान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क भी है, क्योंकि लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर थोड़ा सा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जरिए भी एडिशनल हो रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आपका एक्सपोजर ऑलमोस्ट उतना ही है। बट क्योंकि लंबी अवधि की आप बात कर रहे हैं तो आप इन फंड्स के साथ पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। वजह अलग अलग हो सकती हैं, कभी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए तो कभी सरकार बदली तो मार्केट में गिरावट आई, कभी .com बबल वो घटना हमने देखी, और कभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ तो मार्केट गिरा। और इस वक्त पर हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया है। तो वजह अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। लेकिन हर गिरावट के बाद मार्केट में तेजी भी आती है। तो ध्यान रहे कि यदि आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, जैसा आपने कहा है, तो आपको धैर्य रखना होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा ताकि आप वेल्थ क्रिएट कर सकें। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके सवाल और सुझाव जो भी हों, आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।